नेक्स्ट। कहानी तो इनकी पढ़ी चुके हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि धनानंद के दरबार में जो है एक बंदा रहता था चाणक्य नाम का, कौटिल्य भी वही है, विष्णुगुप्त भी वही है, और उसको जो है बेइज्जत करके भगा देता है कौन, वो धनानंद। थोड़ा ईगोइस्ट टाइप का बंदा है, उसको अपने पैसे पे ज़्यादा घमंड है और क्रूर भी है बहुत थोड़ा। उसको भगा देता तो उसका रेवेंज लेने के लिए ये बंदा जाता है। ये जो बंदा है चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने आप को ट्रेंड करने, अब देखो मैंने कहा ना हिस्ट्री तो बहुत डेप्थ है, कईयों ने तो केवल इसी टॉपिक पे पीएचडी कर रखी होगी हिस्ट्री में, ठीक है। इसने अपने आप को ट्रेन करने के लिए अलेक्जेंडर की सेना में भी शामिल होता है, ये खुद को शामिल करता है, वहाँ पर ट्रेनिंग भी लेता है। लेकिन ये धनन से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, ये उसको चुपके से, क्योंकि आमने सामने तो जीत ही नहीं पाएगा। धनन का सेनाएं बहुत हैं, बहुत भारी सेना, और ये इंडिविजुअल है, इसके पास कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। 345 में 345 सीक्वेंस से याद रखना आप लोग, जैसे रीजनिंग में सीक्वेंस होता है उस प्रकार से, ठीक है। इसका चाणक्य जो था, इसका कौन था, मंत्री था। और चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद, इसने तो अपना रिलीजन भी बदला, बाद में जैनिज्म में आ गया। चाणक्य लेकिन बना रहा बिंबिसार के टाइम पे भी। इसका देखो सुनो, ये है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्लास में हम फोकस नहीं करते, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो वो था बिंबिसार, है ना, कि बिंदुसार। बिंदुसार तो था, बिंबिसार नहीं था। तो चौथा ऑप्शन उसमें बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दे दिया था। एक क्वेश्चन ये आ गया। दूसरी बात, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका बेटा बिंदुसार है, मैंने आपको बताया था इसकी शादी हो गई थी, है ना, वो ये अपशब्द अभी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इसकी शादी हो गई, फिर उसके बाद बिंदुसार आया। अब ये मानता था जैनिज्म को, इसका बेटा बिंदुसार मान रहा है आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय के लोग अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब इस धर्म को मानने वाला ये धर्म ही खत्म हो चुका है, ठीक है। ये धर्म ये मानता है कि सब कुछ जो ना हल्का हल्का, तो ये शैविज्म को भी मानते हैं ये इस धर्म के लोग, और ये भी मानते हैं कि डेस्टिनी में ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, आपको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अशोक के टाइम पे भी आजीवक सेक्ट जो है सेफ रहता है, लेकिन बाद में खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अशोक अडॉप्ट कर लेता है किसको, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म का एक्सपेंशन के आज जो आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन में, कहीं कहीं ना हद तक अशोक का हाथ है। तो उसका बेटा राहुल, उसकी पुत्री संघमित्रा श्रीलंका जाते हैं, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अशोक के बेटे बेटियों को बाईपास कर जाए उसकी बातों को। तो वहाँ का राजा, जो श्रीलंका का राजा है, वो सिंगली संप्रदाय को छोड़ के उनका धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म, ठीक है। लेकिन जैन धर्म में ये एक्सपेंशन हमें देखने को नहीं मिलता। ये कारण है कि बौद्ध धर्म तो खूब एक्सपेंड हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और जैन धर्म जो है वो, बौद्ध धर्म गया था वहाँ तक, हमने पीछे पढ़ा भी था कि अफगानिस्तान में जो बाम्बियान की पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे बड़ी बड़े बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ थी, जिसको तालिबानियों ने तोड़ दिया था, ठीक है, 80 के दशक में भी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य इसके उसमें इसमें था, इसके दरबार में था, ठीक है। जो बाद में चंद्रगुप्त का मंत्री बना रहा, बिंदुसार का भी मंत्री था, अशोक के टाइम पे भी था, ठीक है ना। अब मैंने एक क्वेश्चन देखा कि इनमें से कौन सा गलत है, तो ये क्वेश्चन था कि चाणक्य और अशोक का कलेश चलता रहता। कलेश इन द सेंस मैंने बोल दिया, मतलब कि इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। कलेश भी इसकी बातें मानता था वो अशोक, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसने बताया कि सोसाइटी 4 हिस्सों में बटी हुई है गैस, ठीक है ना। लेकिन इसके टाइम पे मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका। मैं बात कर रहा हूँ इंडिका की। एक बुक लिखी गई है पैक्स इंडिका, वो शशि थरूर ने लिखी है, जो कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, है ना। उनकी वाइफ के मर्डर के आरोप उन पर लगे थे अभी रिसेंट में। उनकी इंग्लिश बहुत सुपर्ब है। उनकी आप ट्विटर के हैंडल देखोगे शशि थरूर के, तो वहाँ से इंग्लिश के वोकैब सीख सकते हो, बड़े लंबे चौड़े, ठीक है, और इंग्लिश के बहुत ही प्रखंड विद्वान है। तो पैक्स इंडिका लिखी शशि थरूर ने, और इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने बताया कि सोसाइटी जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। सब आ चुका है सवाल, जो मैं लिख रहा हूँ सब सवाल आ चुका है। सोसाइटी 7 हिस्सों में बांटा किसने, मेगा से। इसने बांटा कितने में, तो इसने बांटा सोसाइटी को 7 हिस्सों में, ठीक है ना। उसमें एक था कारीगर वाला वर्ग, एक था एग्रीकल्चर किसानों का वर्ग, एक था कामगारों का वर्ग, ऐसे करके करके उसने 7 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रखा था। और क्या कह रहा आपका, ध्यान से सुनना, मौर्यन एम्पायर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें इस बुक से मिलती है। एक बात को और ध्यान रखना आप लोग, इसका नाम अर्थशास्त्र है, बट इसमें इकोनॉमिक्स नहीं था। ये किससे रिलेटेड है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक है, ठीक है ना। ये पॉलिटिक्स से, इसमें उस समय इकोनॉमिक्स थे नहीं, माइक्रो और मैक्रो जैसा कोई सीन नहीं था। ये एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स बनाई माइक्रो मैक्रो वाली, जो अब हम पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन,
बैंकिंग, ये सब इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो ये इकोनॉमिक्स को 200 साल ही हुए, 100-200 साल ही हुए बने हुए। पहले ये समस्याएं नहीं थी क्योंकि इतनी आबादी नहीं थी, तो रोजगारी और महंगाई जैसे उतनी कोई महंगाई वाली समस्या थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वो लगा रखा था, बाजार नियंत्रण प्रणाली लगा रखी थी कि कोई भी महंगा अपना रेट नहीं कर सकता, सब उसके कंट्रोल में था। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पे बैठा 322 में। कब ये इसका जन्म था? 345 में। ठीक है, तो लगा लो कितना हो गया हमारे हिसाब से, शायद 23 साल। 23 साल में गद्दी पे बैठ रहा है ये तो, है ना। या मैं 23 साल में नहीं पता सीजल का फॉर्म भरूं कि ना भरूं। ठीक है, आगे की बात करता हूँ। क्या रहेगा? जैन धर्म को मानने वाला था। भद्रबाहु से, देखो हर बंदे का दो गुरु है, या तो उसका पॉलिटिकल गुरु है या उसका रिलीजियस गुरु है। ठीक है, आपने देखा होगा, वैसे अपने अपने कल्चर की बात हो सकता है आप में ना हो, मेरे में है। जैसे मेरी शादी होगी ना, शादी हो गई है सॉरी, ठीक है, मुझे दीक्षा दिला दी जाएगी किसी ब्राह्मण से। जैसे मेरे पेरेंट्स को दीक्षा मिली हुई है, उनके गुरु हैं अपने खुद के, हमारे घर के जो गुरु हैं, सेम ऐसे ही आपका भी हो सकता है, और आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। जैसे वो प्रेमानंद बाबा फेमस हैं, कुछ लोग जाके उनसे दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है ना, तो दीक्षा का मतलब जो गुरु नाम बोलेगा फिर वो नाम जपना पड़ेगा, वो चीज उसको रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। और सारे घर में जितनी तिथियां वगैरह हैं वो जो गुरु बोलेंगे वही, और उन्होंने बोलते आज ही दिवाली तो आज ही दिवाली है। ठीक है, ये कहानी चलता था। तो इसका पॉलिटिकल गुरु तो कौन था, बट इसके धार्मिक गुरु भद्रबाहु। धार्मिक गुरु कौन? भद्रबाहु, जो जैन धर्म बंटवारा होगा था ना, तो भद्रबाहु था धार्मिक गुरु। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जो है वो श्रवण बेलगोला गए। श्रवण बेलगोला कहाँ पे? कर्नाटका। कर्नाटका में एक जैन पॉइंट है। ठीक है, ऐसे मैंने बताया ना बहुत सारे, पारसनाथ की पहाड़ी है झारखंड। ठीक है, और वो आपका वो बिहार, वो राजस्थान में कौन सा है आपका? दिलवाड़े के जैन मंदिर, तो जैन मंदिर भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जैनियों के, ऐसे बुद्धिज्मों के बहुत सारे मठ हैं। तो ये श्रवण बेलगोला में जो है अपनी वो बताता है, संथारा विधि या संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देता है। भद्रबाहु से इतने दीक्षा ली थी। ठीक है, ये जैन धर्म को मानता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या इसके बाद आता है नेक्स्ट इसका बेटा बिंदुसार। पिता जितना कामयाब होता है ना, बच्चे उतने नालायक निकल जाते हैं। ठीक है, और पिता जितना कामयाब नहीं होता, जनरली देखो उसके टेंडेंसी, आप ये आपके मन में नहीं होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स बोलते हैं उसके पेरेंट, उसके बच्चों को तो कोई सुविधा मिल रही है और उसके बच्चे इतना कर रहा, तुम लोग को इतनी सुविधा मिल रही है फिर भी तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो। ऐसे डायलॉग तो नहीं बोलते कहीं, है ना, मिलता ना, सेम ऐसे ही सनेरे चल रहा है। तो ऐसा देखा, इसके फादर ने सब जीत लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को पहला सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी जो बाउंड्री है, टेरिटरी है, वो भारत से बढ़ाते 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 काफी आगे तक ले गया। हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, स्किप कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। इसने अपना जो शासन है ना, इसने जो अपना शासन है, ये शासन इसने बढ़ा करके यहाँ ईरान इराक तक ले गया। तो जो अलेक्जेंडर था, उसका जो सैन्य आर्मी कमांडर था, जो उसका क्या नाम था उसका, ये सेल्यूकस निकेटर, है ना, सेल्यूकस निकेटर नाम था उसका। तो सेल्यूकस निकेटर जो जिस इलाके में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो एरिया चाहिए था, वो उसको हराता है ना। हराने पे इनके बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशन हो जाते हैं। वो अपनी बेटी की शादी उससे कराता है कि ले भाई अब तू झेल, हमने इसको झेला, तू झेल। ठीक है, इधर ये खुश है बेचारा कि बहू बतासी सी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अंग्रेज है ना, जब बहू बतासी सी हो तभी तो बच्चे का नाम बिंदुसार हो गया। अंग्रेजों को देखा आपने कभी? बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं उनके यहाँ पे, अगर आप देखोगे बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, तो बिंदु होने की वजह से इसका नाम बिंदुसार है। ऐसे ही एक है आपका काला शोक। काला शोक क्योंकि काक वर्ण है, वो काला कलर है उसका, उसकी वजह से काला शोक। बाण भट्ट की किताब में उसने उसको यही रीजन दिया गया था। ठीक है, तो इसकी शादी हो जाती है, पता नहीं उसकी वाइफ का नाम मुझे याद नहीं है, शायद हेलना, या पता नहीं क्या नाम था। तो शादी हो जाती है, ठीक है, और बदले में दहेज में इसको, ये बिहार का लड़का तो दहेज तो लेगा ही मोटा, चाहे एंशिएंट में हो, चाहे मिडिवल में हो, चाहे मॉडर्न का हो। ठीक है, तो मगध तो बिहार में ना, तो मोटा इसको दहेज देते हैं, वो सारा इलाका इसको मिल जाता है। बदले में ये इसको 500 हाथी दे देता है। अगर दुश्मन को हराना 500 हाथी दो, खिला खिला के मरेगा वो। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी देता है दहेज, ऐसी बात नहीं है, 500 हाथी देता है, बदले में कांधार, काबुल, ईरान वगैरह के इलाके उससे ले लेता है और अपना एक्सपेंशन कर लेता है। इससे पता चल जाता है, अच्छा लड़की आ गई तो लड़की का भाई आना चाहिए, तो लड़की के भाई के बदले एक बंदा आ जाता है, इसका नाम है मेगास्थनीज। ठीक है ना, तो मेगास्थनीज के ये सारी चीज़ें आगे भी आ जाएंगी वैसे तो, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो मेगास्थनीज जब आता है ना, तो मेगास्थनीज आकर के यहाँ पे लिखता है कि मैंने ऐसा राजा का महल नहीं देखा अपने जीवन में कहीं। इसके राजा का पूरा महल लकड़ी का बना हुआ है। कब सवाल पूछा पता आपको? SSC GD 2024, ये 2025 परसों के सवाल बैच में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो उसने लकड़ी के बाद उसने बताया कि पूरी जो पाटलिपुत्र है, पूरा जो मगध वाला एरिया है, गया वाला, उसको उन्होंने ये बाउंड्री से इन्होंने दीवार खींच रखी है।
ठीक है ना, नहीं बाउंड्री तो उसी की है सीमेंट की, मतलब महल लकड़ी का है, ठीक है, लेकिन महल काफी खूबसूरत है। मैंने कहा ना आपको, उसने अपनी बुक जो लिखी उसने क्या, ये इंडिका, मेगास्थनीज ने क्या बुक लिखी, इंडिका। ये जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो इंडिका बुक में क्या लिखा है इसने, सोसाइटी 7 हिस्सों में बटी हुई है, सोसाइटी 7 हिस्सों में, 7, चाणक्य ने लिखा 4 हिस्सों में बटी हुई, ठीक है। बाकी अब अभी हम मौर्यन एम्पायर खत्म करने के बाद मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर का कल्चर, उनका आर्कियोलॉजिकल हिसाब किताब, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। सोसाइटी कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो अब आ जाओ बिंदुसार पे, मैंने कहा इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, मगध की राजधानी पे बैठे। इसके समय में ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं हुई क्योंकि पिता तो करके गए थे, है ना, वो चीज़, तो इसके सामने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। अशोक को ये इतना पसंद नहीं करता था, और और ये नहीं चाहता था कि अशोक गद्दी पे बैठे। इसके कितने पुत्र थे, 100 पुत्र, ठीक है ना। और मैं 100 पुत्र थे तो मैं पढ़ा रहा था एक दिन, एक बच्चा कह रहा सर 100 पुत्र थे तो इसकी मदर कितने साल तक जिंदा थी, वो कैलकुलेशन लगा रहा 9 महीने के हिसाब से, ठीक है ना। मैंने कहा भाई इनकी कई रानियां होती थी, ठीक है ना, तो सौतेले भाई सगे भाई वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अशोक को, अच्छा इसके समय में ना यहाँ पे प्रॉब्लम हुई एक्चुअली। ये जो आप देखते हो ना ऊपर कांधार वाला जो हमने पढ़ा था, 16 महाजनपद में कांधार, काबुल, तक्षशिला में ना 2-3 विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अशोक को भेजा कि तुम जाओ। वो चाहता था अशोक वहाँ पे बिजी रहे, लेकिन अशोक इतना तेज है, उसको निपटा के तुरंत आ गया वो, उसको भी राजा बनना था। जब राजा अशोक को डिक्लेयर किया गया, एट दैट टाइम ही वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती, अवंती का राज्यपाल था। अवंती एक उज्जैन जिसकी कैपिटल थी, एक और महाजनपद है। मैंने कहा था ना जो मगध का राजा बनेगा वो हर जगह अपना गवर्नर बिठा के रखेगा, हर जगह वो पावरफुल है, ठीक है। तो ये राजा बन जाता है, ऐसे कहते हैं। बुद्ध की, ये बौद्ध धर्म की जो लिटरेचर है उसमें लिखा हुआ कि इसने 99 भाइयों की इसने अपनी हत्या कर दी, एक को छोड़ दिया था, पता नहीं किसको, ठीक है, जो उसका सगा भाई था शायद, ठीक है। आगे की बात करते हैं। 298 में गए ये गद्दी पे बैठा, ये बहुत अच्छे बिंदुसार की बात कर रहे हो, ठीक है ना। अजात शत्रु का मतलब क्या, इसका दूसरा नाम अमित्र घात है, जिसका मतलब तो जो दुश्मनों का, लेकिन इसका दुश्मन कोई थे ही नहीं, लड़ाई का कोई खास प्रूफ नहीं मिलता हमें इसके टाइम का, ठीक है। ये आजीवक सेक्ट को मानता था, पिताजी कुछ और मान रहे हैं, बेटा कुछ और मान रहा है, पोता कुछ और मान रहे हैं, तीनों का अलग अलग रिलीजन है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने बताया था, और ये वो लोग हैं जो डेस्टिनी में जो फिक्स है उसी को मानते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका, अशोक की बात कर लेते हैं। इसका जन्म हुआ ये अशोक का, बिंदुसार को, ठीक है, ये गद्दी पे बैठा 269 में, ठीक है ना, याद रखना है आपको। जब ये मैंने कहा था जब ये राजा बना था उस समय किसका गवर्नर था, अवंती का गवर्नर था। अवंती एक दूसरा क्या है, महाजनपद है, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, 304 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, 304 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, 304 में इसका जन्म हुआ, 269 में ये राजा बना, ठीक है ना, काफी लंबा टाइम ले लिया। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका, अशोक के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। आगे नेक्स्ट, 8वें वर्ष के अंत में गए 261 ईसा पूर्व में, 269 में राजा बना ना, 269 में 8 घटाओगे तो 261, तो 261 में इसने कलिंग वॉर जीता। तो ये भी याद रखना कि कितने वर्ष के अंत में, ये क्वेश्चन देखा मैंने, उसने टाइम नहीं पूछा कलिंग वॉर का, उसने कहा राजा बनने के कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना कलिंग पे। और क्या कह रहा है आपका, इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है, तो इस बात की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है जो खारवेल में अवेलेबल है। अच्छे से देख लो, इसकी सेकंड लाइन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ठीक है, तो कलिंग 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 वर्तमान का कौन सा, उड़ीसा वाला है राज्य, है ना। अब ऐसा कहते हैं कि भाई इसने कलिंग पर अटैक क्यों किया, क्या कारण थे, कई सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। उसमें से एक कारण था कि उसको पोर्ट चाहिए था, बंदरगाह, है ना, ताकि वो सी से अपना जो है रूट वूट बना सके, ठीक है। प्लस में हाथियों के लिए उसने अटैक किया। अशोक ने कलिंग पे क्यों, अशोक ने जब कलिंग पे आक्रमण किया उस समय नंदराज था वहाँ का राजा, ठीक है ना। और ये जब इसने, अच्छा कलिंग बहुत बड़ा इतिहास के बड़े युद्धों में से माना जाता है, चंगेज खां के जो युद्ध थे उसके टक्कर में माना जाता है, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि इसका इस घर का जो है ना एक एक आदमी जो है इसमें समाप्त हो गया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अशोक ऐसा कहते हैं कि भाई हाथियों के लिए इसने कलिंग पर अटैक किया, लेकिन हाथियों के अलावा और क्या क्या था, उसके कुछ उसके लोकेशन उसका फायदा था, पोर्ट के लिए उसने अटैक किया था, और भी बहुत सारे फायदे थे बिजनेस के पर्पसेस से, ठीक है ना, वो चीज़ है। अब आप खुद देखो, हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन वो जो कैलकाटा के आसपास है ना उससे हम केवल वो करते हैं कि कोई कांडला है वहाँ से सिर्फ केमिकल का होता है
है ना। तो पोर्ट्स के पर्पज से जो है वो उस पर अटैक करता है। सिख ठीक ऐसे ही गई ये शायद अलाउद्दीन खिलजी भी ना पोर्ट्स के लिए गुजरात वगैरह पे अटैक करता है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या कहता है इसका। ये जब कलिंग वॉर लड़ता है, बहुत सारे ब्लड बहता है, लड़ाइयाँ होती है, लोग मरते हैं, उसके बाद कहता है कि अब मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है, और वो क्या कर देता है ना, अपना धर्म करता है और धर्म की नीति अपना लेता है। ठीक है ना। मौर्यंस के ना डिक्लाइन का रीजन ही यही है कि उन्होंने धर्म की नीति अपनाई, मतलब उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। हालांकि उन्होंने सिंबॉलिकली ही छोड़ा था, उन्होंने ये भी अपने जो इंस्क्रिप्शन उसमें कह रखा था कि जरूरत पड़ी तो उठा भी लेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है आपका, अच्छा इसने बौद्ध धर्म किसके प्रेरणा पे, तो इसका भतीजा था, निग्रोथ नाम था उसका, तो निग्रोथ से इसको प्रेरणा मिली थी। और मैंने कहा ना उपगुप्त इसका धार्मिक गुरु था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है ना। उपगुप्त कौन था, जिसने बौद्ध धर्म किसको दीक्षा दी थी। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, अच्छा अब धर्म अडॉप्ट कर लिया। अच्छा ये थोड़ा सा ना सेकुलर टाइप का बंदा था, इसको अदर रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ भी अपनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी जमीनें और चीज़ें जमीनें में दी। अब लेकिन चूंकि इसने इसका अपना खुद का रिलीजन है, ठीक है ना। जैसे हर एक आदमी बीजेपी पे आज खुश क्यों है, उनका खुद का अपना रिलीजन मैटर हो सकता है। ठीक है ना, वो चीज़ है। तो इसने अपने बेटे को महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा, है ना। और श्रीलंका में जो एक राजा था उसने क्या कर दिया, उसने अपना सिंगली संप्रदाय छोड़ करके बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है ना। सहिष्णु था, मतलब बना बता को तो किसी भी धर्म के साथ ये भेदभाव नहीं करता था, इसका ये थोपता नहीं था। ठीक है। और इसने मैंने बताया था आजीवक के लोगों को जो है ना बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा इसने दान में दी। ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे कर चुके हैं ना, नहीं किया बराबर, आप लास्ट थे। ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो ये बिहार में, याद रखना आप लोग। ठीक है ना, देख रहे हो आप लोग। तो सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी, 4 इसको दी उन्होंने आजीवक संप्रदाय को, जो उसके फादर वाला ये इस रिलीजन को नहीं मानता था लेकिन इसको दी। आप कभी इतिहास को खंगालोगे को पता चलेगा, ऐसा कहा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के नष्ट होने का कारण भी अशोक ही था। बाद में ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया इनके पीछे कि एक दिन पहाड़ी में ही ले जाके जो है निपटा दिया। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इसकी 5 पत्नियां थी और कारुवाकी जो थी इसकी फेवरेट वाली थी पत्नी। आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अशोक भारत भर में पहला ऐसा शख्स था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से, है ना भाई, पिलर इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है मैसेज दिया जनता के बीच में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है और देखो आप लोग। इसको ये आइडिया कहाँ से मिला कि मुझे ऑडियंस के बीच में या पब्लिक के बीच में ऐसे मैसेजेस देने चाहिए, तो उसने ईरान के राजा से जो है ना, इराक के राजा से डेरियस के द्वारा जो है इसने वहाँ से उसको आइडिया मिला था। और क्या कह रहा है ये, इसने अपनी जो, अब देखो देश तो इतना बड़ा है, ठीक है ना, तो लैंग्वेजेस भी बहुत सारी हैं, तो उसने ना 4 लिपियों में जो है उसको क्लियर कट रखा। उसमें पहला क्या आपका, पहला है ब्राह्मणी लिपि। अब ये क्वेश्चन देखा मैंने उसमें कि किस लिपि को, ये मगध मौर्यन काल में आपको मिलेगा क्वेश्चन वहाँ पे, ठीक है ना, कि किस लिपि को भारतीय भाषाओं की जननी कहते हैं, तो वो ब्राह्मणी लिपि को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन था। ठीक है, खरोष्टी पाकिस्तान की साइड में, आरमाइक अफगानिस्तान की साइड में, और ग्रीक जो है वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से भी और आगे, जो पर्शियंस वगैरह के लिए जो होती थी। ठीक है, और क्या आपका अशोक के इंस्क्रिप्शन को जो है ना सबसे पहले डिकोड किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, 1837 में। ये इंपॉर्टेंट है, 50 लाख बार आ चुका है। ठीक है, इसने अपना नाम जो है देखो सुनो, इसने अपने अधिकतर अभिलेखों पे ना, अधिकतर पिलर इंस्क्रिप्शन पे अपना नाम इसने लिखा देव नाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं को जो पसंद आता हो। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख है, कर्नाटक का मास्की अभिलेख है, ठीक है ना, और ये सारे अभिलेख है। इसमें इसने अपने नाम को अशोक ही रखा है, उसमें चेंज नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर में नाम क्या है, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, अशोक के 14 एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स वगैरह या पिलर वगैरह, तो उसको देख लेते हैं एक आधे थोड़े बहुत, वैसे देखना तो सारे ही हमने।
ठीक है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, देखो पहला क्या कह रहा है आपका, अहिंसा पे बल दिया, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है, राजा के अलावा। पशु बलि पे भी लोग रोक लगाई थी इसने। दूसरे में पशु चिकित्सा को इसने फोर्स किया, ठीक है। तीसरे में इसने क्या किया, अशोक ने 3 अधिकार, राजयुक, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा है धम्म के प्रचार के लिए, धम्म का प्रचार किया, ऐसा कह लो आप लोग, बुद्धिज्म का प्रचार इसमें है, ऐसा कह सकते हैं। 5वां क्या कह रहा है आपका, इसने युद्ध को स्थान पर ना बौद्ध की नीति की चर्चा की, ठीक है ना। युद्ध छोड़कर इसने कहा कि बुद्धिज्म की बात करते हैं या पीस की, शांति की बात करते हैं, ठीक है। तो धम्म की नीति का मतलब क्या है, युद्ध, धम्म की नीति का मतलब क्या है, युद्ध को तोड़ देना एक तरह से, ठीक है। 5वां जो है इसमें आपका एक अधिकारी, एक ऑफिशियल की बात मिलती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसका नाम है महामात्र, ठीक है, जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है या इन सब चीज़ों को देखता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इसके बाद चौथा 5वां हो गया हमारे पास, ठीक है। छठा सा इसके पास, 7वां देखो आप लोग, इसमें ये दोनों कर चुके हम लोग पीछे, ठीक है। इसमें अशोक जो है अलग अलग धर्मों के आपसी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है 7वें में, ठीक है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है हमारा, 7th पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे बड़ा है। और क्या है आपका, 8वें में अशोक धम्म की यात्रा की चर्चा कर रहा है कि वो अपने जो है ना, इसने अपने कलिंग के जस्ट बाद जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसके बाद ये अपनी जर्नी शुरू करता है। इन बिटवीन वो उन जगहों पर जाता है जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, उसमें कई जगहों को जो है ना लुम्बिनी वगैरह को टैक्स फ्री कर देता है, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है वो यहाँ पे जाता है, कहाँ पे जाता है, गया जाता है, ठीक है। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ जाता है, लुम्बिनी जाता है, ठीक है। वो सारे प्लेसेस जो उनसे रिलेटेड हैं। 9th में अशोक के इसने कहा छोटे मोटे त्योहारों पे क्या कर दो, ये मुझे नहीं समझ में आता कि हिस्ट्री में ये लोग छोटे मोटे त्योहारों को क्यों बैन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बैन किया, इसने भी बैन किया, और भी लोगों ने बैन किया, ठीक है। 10वां विलेख धम्म के महत्व के बारे में बता रहा है। 11वां जो बता रहा है वो कह रहा है कि ब्राह्मणों को ना सताएं, ऐसा करके, ठीक है ना, ब्राह्मणों को हरास ना करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। 12वें में कह रहा है कि स्त्रियों जो फीमेल्स हैं उनकी स्थिति में सुधार के लिए, ठीक है ना, अधिकारी के अपॉइंट किया हुआ है। 13वें में क्या है, कलिंग युद्ध की चर्चा है, ठीक है। जो हाथी गुम्फा विलेख हैं वो जो हमने पढ़ा था पीछे, और ये 13वां, दोनों में ही कलिंग वॉर की चर्चा है। 14वां क्या कह रहा है आपका, ये कहना चाह रहा है 14वें में कि मैंने ऊपर 13 में जितने काम किए हैं वो तो कम है, मैंने किए से ज्यादा है, इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि अभिलेख में कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत से काम किए जिसमें मेंशन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ये सारी चीजें आगे नेक्स्ट से कह रहा है आपका, एक और है अफगानिस्तान के कांधार में एक हमें अभिलेख मिला है अभी, जिसे सिरे कुना नाम है इसका, ठीक है। ये ग्रीक और आरमाइक भाषा में है। अब आगे की बात करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम अशोक भी निपट गया। अशोक के बाद ना कोई बड़ा राजा नहीं बना मौर्य एम्पायर में, लेकिन इसका आखिरी राजा शायद बृहद्रथ था, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इनके कल्चर के बारे में। मैंने कहा था ना इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनका रिलीजन वाइज ये क्या सोचते थे। रिलीजन वाइज तो वैसे सेकुलर ही थे, ठीक है ना। बुक्स वगैरह क्या थी, ये सारी चीज़ें। तो देखो क्या कह रहा है, पहला इकोनॉमिक के बारे में। तो इकोनॉमिक का मेन जो इनकम का सोर्स था गाइज वो एग्रीकल्चर था, एनिमल हस्बेंड्री था, है ना, और आपका इंडस्ट्री वगैरह थी जिसमें वो मनके वगैरह या मृदभांड वगैरह बनाते थे। शिक्षा का केंद्र सिर्फ एक ही था, गुप्ता एम्पायर तो आया नहीं है, तो गुप्ता एम्पायर अभी आया नहीं है, तो फिर तक्षशिला ही ये चल रहा है अभी तक, ठीक है ना। ये चल आगे नेक्स्ट अगर आपका सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे, ठीक है। और क्या कह रहा है, मिलिट्री सिस्टम कैसा था, तो इनके पास दोनों टाइप की मिलिट्री थी, स्थायी भी और अस्थायी। एंशिएंट टाइम में ना मिलिट्री को जनरली लोग अस्थायी यानी टेम्परेरी रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको परमानेंट किया था कि मैं सैलरी दूंगा चाहे वॉर हो या ना हो, तुम्हें यहीं पे बैठे रहना है, क्योंकि वॉर जब होगा तो एट ए टाइम तुम्हें तैयार रहना उसे लड़ने के लिए। उससे पहले और उसके बाद के भी लोगों ने मिलिट्री को टेम्परेरी रखा क्योंकि खर्चा आता है, और खर्चा इस यहाँ भी तो आ रहा ना, कितने साल से हम युद्ध नहीं लड़े लेकिन सैलरी तो सबकी जा रही थी आर्मी में। तो गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए क्या कर दिया, नए जो होते हैं उसकी जगह अग्निवीर लागू कर दिया ना, कि भाई टेम्परेरी आओ टेम्परेरी चले जाओ, ये चीज़, ताकि एक्सपेंसेस क्या हो सके, क्योंकि पेंशन बंद हो चुकी है लेकिन मिलिट्री में पेंशन भी चालू है। जो आर्मी में जाएगा उसको पेंशन भी मिलेगी, एक और जगह पे पेंशन मिलेगी, कहाँ पे, राजस्थान गवर्नमेंट में अगर आपकी जॉब लग जाती है, उन्होंने पेंशन को लागू कर दिया है, ठीक है। पेंशन रहेगी तो बुढ़ापे तक इज्जत भी रहेगी घर में, ठीक है। तो इसके पास इनके पास दोनों तरह की थी, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। और क्या करते हैं,
जो नंद वंश इनसे पहले एम्पायर था उनसे 3 गुना ज़्यादा, वो भी बहुत बड़े थे और इनसे 3 गुना ज़्यादा था, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आपको, एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये अपनी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए 30 ऑफिशियल्स को इन्होंने रिक्रूट कर रखा था। ये 30 लोग मिलके इन्फेंट्री को, कैवलरी को, या वो सेनाएं जो पैदल वाली सेना है, वो सेना जो घुड़सेना है, वो सेना जो हाथियों वाली है, इन सबको कंट्रोल करते थे। कितने लोग, 30। आ चुका है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 30 ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन आर्मी, ठीक है। मौर्यन प्रशासन एक विशाल सेना के रखरखाव के लिए रोमन लेख प्लिनी ने उल्लेख किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9,000 हाथी थे, 30,000 घुड़सवार थे और 6 लाख पैदल सेना थी, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या कह रहा है आपका, अब देखो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा इकोनॉमिक मौर्यन एम्पायर का, हमने पढ़ा मिलिट्री, अब हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, आज देखो भाई, सिंगल आपका सेंट्रलाइज सिस्टम था, एकीकृत था, ठीक है ना। जिसका टॉप कौन होता था, जिसका टॉप राजा होता था, लेकिन राजा को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जिसको मंत्री परिषद कहते हैं, ठीक है। अधिकारियों को तीर्थ या महामात्रा कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी होती थी, कैबिनेट की संख्या 18 समझ लो आप एक तरह से, ठीक है ना। और प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहते थे और इनकी संख्या 26 थी। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन की ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चाणक्य ने जो किताब लिखी अर्थशास्त्र, उसमें क्वेश्चन ये था कि मौर्यन एम्पायर की प्रशासनिक चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अर्थशास्त्र से मिलती है, ठीक है ना। और क्या क्या, इनका आर्किटेक्ट देख लेते हैं एक बार। आर्किटेक्ट में इन्होंने जो है लकड़ी के भवन बनाए। ये मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन अभी जस्ट आया हुआ है जीडी में, है ना, जीडी 2025 में, ठीक है। वर्तमान में पटना में कुम्हर में मिले हैं। मौर्य काल के पत्थर के कुशल कारीगर होते थे, पत्थर का काम करने वाले, ठीक है। इन्होंने सांची का स्तूप बनाया जो सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। ये इसका आर्किटेक्ट का एक एग्जाम्पल है। और क्या क्या है, इन्होंने सारनाथ में एक अशोक स्तंभ बनाया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें 4 शेर हैं, नीचे क्या है, एक बैल है और एक घोड़ा है, बीच में अशोक स्तंभ है, नीचे लोटस है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का एम्बलम भी है अभी वर्तमान में, ठीक है, भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है ना। इस पर मैंने कहा ना वो सत्यमेव जयता लिखा हुआ है जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे नेक्स्ट और की बात करते हैं, सामाजिक जीवन कैसा था। तो ये इनका अशोक का अपना धर्म था हर राजा का, लेकिन वो कभी भी जहांगीर की तरह नहीं कि काशी विश्वनाथ तुड़वा दो, तो मथुरा का ये जो कृष्ण बॉर्न जन्मभूमि है वो तुड़वा दो, या फिर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तुड़वा दो। तो उनका अपने रिलीजन से मतलब था, दूसरे पे भी हावी नहीं होते थे, ठीक है। हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद भी अशोक ने अपना नाम जो रखा था ना, देवनाम प्रिय, ये संस्कृत का वर्ड था, ये इससे बताता है कि सेकुलर था, ठीक है। 11वें अभिलेख में इसने ब्राह्मणों के लिए कोई ना सताने का भी हमने पीछे पड़ता है, 11वें में आया था कि ब्राह्मणों को कोई परेशान न करे, उनको हरास ना करे, ये पॉइंट उसने मेंशन किया था अलग से, ठीक है। मेगास्थनीज ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी क्या, इंडिका, उसने बताया कि भारत में जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें दार्शनिक, ठीक है, जो दर्शन जो वो भगवान की बातें करते हैं ऐसा कह लो। दूसरा आपका एग्रीकल्चर वाले, एनिमल हस्बेंड्री वाले, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक जो इंस्पेक्शन करते हैं, और सभासद जो सोसाइटी वगैरह या सभा करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो दास प्रथा नहीं थी, ठीक है ना। अब ये इसको ना, इस इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए, एरिया तो इनका काफ़ी बड़ा था, है ना, ये यहाँ से कंट्रोल करते 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 आगे तक आ चुके थे। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ना अलग अलग इन्होंने, जैसे रेलवे जोन है ना भारत सरकार के, वैसे इन्होंने अपने जोन बना रखे थे, ठीक है। तो कैसा जोन बना रखा था, एक उत्तर का जो जोन था वो था तक्षशिला पाकिस्तान में, ठीक है। एक आपका नेक्स्ट था हमारा साउथ का जो जोन था वो था हमारा स्वर्णगिरी महाराष्ट्र में। एक था आपका अवंती जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश वाला था, ठीक है। एक आपका था नेक्स्ट प्राची, ये भी मध्य प्रदेश में था, ये ईस्टर्न पार्ट का रूट था, ये ईस्टर्न का था, ठीक है ना। और क्या आपका एक आपका कलिंग, ठीक है, 5 हो गए टोटल ना, 5 तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और एक सेंटर, ठीक है, इस तरीके से चलता था। और क्या कह रहा है आपका, अच्छा इनका जो फाइनेंशियल ईयर है ना, हमारे में फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक। किसी सीए से मिलोगे तो उस समय बिजी चल रहा होगा, है ना, टैक्सेस भरने होंगे।
लेकिन आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब चलता है? 1 जुलाई से, है ना, बहुत सही। 1 जुलाई से वापस से 30 जून तक चलता है, ठीक है ना। आरबीआई का अलग चलता है, उनका अलग चलता है। इनका भी कब से चल रहा है? जुलाई से चल रहा है ना भाई। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु होगी 232 में। जन्म कब हुआ था अशोक का? 269 में, है ना भाई। कलिंग वॉर कब लड़ा इसने? 8 साल बाद ही लड़ लिया। चलो भाई, अरे अशोक का जन्म कब हुआ था? 8 साल में ही चला गया। बहुत तेज आदमी था ये तो, हमें गिल्ट फील करवा रहा है। 204 आएगा कि 264 पहले आएगा? ये होता है सर जब आप 15 दिन गायब रहते हो क्लास में, ठीक है। 322 था, ठीक है ना। 322 था, 304 था। आधार कार्ड बना के रखना पड़ेगा। अशोक 304 था, यस 304। जन्म 304 में हुआ था, 322 नहीं हुआ था। 304 ही है इसका। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग, और क्या कह रहे हैं। तो कलिंग वॉर का याद रखा। कलिंग वॉर कब गया था? अपने एज के 8 साल, 269 में राजा बना था। और 8वें वर्ष में इसका क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। और 8वें वर्ष में ये वहाँ गया था, गया। और 20वें वर्ष में कब गया था? ये लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी को टैक्स फ्री किया इसने वहाँ पे एक गाँव को, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। हमने पढ़ लिया मौर्यन एम्पायर का इकोनॉमिक्स, मौर्यन एम्पायर का मिलिट्री, मौर्यन एम्पायर का आर्किटेक्ट, मौर्यन एम्पायर का सोशल लाइफ भी पढ़ लिया हमने। प्रोविंसेस भी पढ़ लिया हमने कि क्या क्या इनके प्रोविंस थे। अब लास्ट आपका एक ये आता है, क्या अगला देखो आप लोग, ये जुलाई में होती थी। अब इसकी डेथ होगी 232 में, है ना भाई। इसके बाद मगध की गद्दी पे इसका पुत्र कुणाल बैठा, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा ना, इसके बाद ये खत्म हो गया। अशोक का कोई उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। और इन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? इन लोगों की, अभी देखो, अगर आप ये ड्यू का एग्जाम दोगे या 12 का एग्जाम दोगे तो आएगा मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के 6 रीजन। 15 नंबर का सवाल तो 20 पॉइंट लिखने, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं आता। इसलिए इंडस वैली के डिक्लाइन का रीजन नहीं पूछा जाएगा, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन का रीजन नहीं पूछा जाएगा। ये सब चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कभी आएंगे ही नहीं। कई सारे रीजन हो सकते हैं, वो चीज़ें, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर का आखिरी जो शासक नॉन बंदा है वो अभी तक, वो कौन है? वृद्धरथ है। और वृद्धरथ जो है कमजोर भी है और वो अयोग्य भी है, अनएलिजिबल है, तो उसको हटा दिया, ठीक है। वृद्धरथ का जो सेनापति, आपको पता है गार्ड ऑफ ऑनर देखा, आप सुना आप लोगों ने? हमारे क्या राष्ट्रपति गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं क्या? क्या होता है आपको पता है? अभी न्यूज़ में चल रहा है, एक सीआरपीएफ ऑफिशियल ऑफिसर लड़की की शादी हो रही है राष्ट्रपति भवन में, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। नहीं, कोई बात नहीं, पहले गार्ड ऑफ ऑनर की बात करते हैं। आपने देखा होगा राष्ट्रपति चलते तो उनके आसपास 4 बंदे तलवार लेके चल रहे होते हैं, वही गार्ड ऑफ ऑनर है। तो हम ये गार्ड ऑफ ऑनर विद रिस्पेक्ट दूसरे कंट्री हेड या ऑफिशियल्स को भी देते हैं जो आते हैं यहाँ पे। और हमारे वाले भी जब वहाँ जाते हैं तो उनको मिलता है, ठीक है ना। जब राजीव गांधी श्रीलंका गए थे तो उसी गार्ड ऑफ ऑनर में श्रीलंका के एक सैनिक ने बंदूक के बट से उनको मारने की कोशिश की थी। तब से ये ऑर्डर निकाल दिया कि जितने भी सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर देंगे उनकी बंदूक में गोली नहीं होगी। पता चला कोई पर्सनल दुश्मनी है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे हो गया, ऐसा कुछ कर दे तो उनके गार्ड ऑफ ऑनर के टाइम उनके वो नहीं होती। लेकिन ये गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा था, क्या नाम था इसका? वृद्धरथ। और पीछे उसके साइड में 4 होते हैं ना, आगे पीछे चल रहे हैं, बीच में ये आराम से चल रहे हैं। वृद्धरथ इधर लेफ्ट साइड में खड़ा था, उसने लिया वही तलवार उसके डाल दी साइड में, ठीक है ना। कहानी इसकी ठीक है। तो वृद्धरथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने निरीक्षण के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान इसकी हत्या कर दी। मौर्य वंश जो है वो खत्म हो गया और शुंगा डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुना, हम लोग पढ़ रहे थे मगध एम्पायर, हसीना माशू का ग्रेट प्लेयर, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सारे के सारे में से कोई भी जो है ना ब्राह्मण नहीं है। और इनके पहले वैदिक सिविलाइजेशन गया था जिसमें ब्राह्मणों का क्या था? सुप्रीमेसी थी, वर्चस्व था। तो अब ये जो पुष्यमित्र शुंग आया है ना, ये ब्राह्मण है। तो अब इसके बाद वापस से ब्राह्मण एम्पायर शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। शुंग वंश और कर्ण वंश 2 ही वंश चलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो और क्या क्या आपका ये, अच्छा देखो, वो जो कलिंग पे कब्जा किया था, ठीक है ना, वो भी कलिंग वाले भी जाग जाते थे। जैसे अशोक गया तो कलिंग के नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से क्या करा लिया? फ्री करा लिया वापस से, ठीक है।
कलिंग से इनका कलेश नहीं चल रहा। महापद्मनंद याद है, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, जिसके 8 बेटे थे, उसमें से एक धनानंद था, है ना। कि लड़ाई होती थी अलेक्जेंडर से, तो कहते तू लगा हाथ, तो कहते तू लगा पहले, ठीक है ना। तो महापद्मनंद जो है ना, कलिंग जाकर के वहां से जिन की मूर्तियां ले आया था। जिन की मूर्तियां वो भगवान जिसको मानते थे, ये भी एक था। तो वापस से ये खारवेल वही जिन की मूर्ति वापस लेके आता मगध से 300 साल बाद, 100-200 साल बाद, क्योंकि वो 600-600 में समथिंग वो हुआ है, ये आपका 300 तक आ चुका है। इतने टाइम तक वो रेवेंज जो है चला रहे हैं, ठीक है, खानदानी दुश्मनी, वेंडेटा। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट और क्या कह रहे हैं, आपका खत्म हो गया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या, टुंग करना डायनेस्टी। चले नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आज, टुंग और नव, टुंग एंड मैंने जैसा बताया, ये सुंग कौन है, ब्राह्मण। नई प्रॉब्लम सारी इसमें तो, ब्राह्मण है, ठीक है ना। और कट्टर वाले ब्राह्मण है ये, ठीक है ना, बीजेपी टाइप के, ये ऐसे पटाखे फोड़ते हैं, ऐसे शादी वाले हैं, शादियाँ भी हैं, ठीक है ना। वो बीजेपी वाले, जो देखो सुन, हमने ये पढ़ा था कि वैदिक सिविलाइजेशन में, हमने ये पढ़ा था कि इंडस वाले सिविलाइजेशन में सोसाइटी में सब ओके था, और वो अर्बन सिविलाइजेशन था। वैदिक में सोसाइटी का डाउनफॉल हो गया। वैदिक में भी कौन सा, लेटर वैदिक पीरियड, है ना। और सोसाइटी 4 हिस्सों में बट गई, है ना। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के जो है बॉडी पार्ट्स उनसे निकला, तो मुख से ब्राह्मण निकले, हाथ से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र निकले, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, है ना। तो नए धर्म बने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद नए वंश भी बने। उसमें से कोई भी वंश जो है ना ब्राह्मण नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन बस अंदाजा लाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वंश का बताया जाता है, या महापद्मनंद को भी शूद्र वंश का बताया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी क्षत्रिय नहीं है और ना ही ब्राह्मण है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। ऐसा कहीं डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। अब आगे की बात करते हैं, ये सबसे खींच खाते हुए ये बंदा बना अपना, ठीक है ना, क्या, पुष्यमित्र शुंग नाम है इसका, ठीक है ना। तो शुंगा ये करता है, और उसका एरिया भी जो है ना छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, इसका रीज़न ये भी है कि एट द सेम टाइम वो जो अपना बाउंड्री वहां तक लेके गया था, कहाँ तक, चंद्रगुप्त मौर्य, ईरान इराक तक, है ना, पर्सिया तक, वो सारे लोग अब इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत पे अटैक 2 हिस्सों में हो रहा है, एक मुस्लिम्स का अटैक जो हम आगे पढ़ेंगे मिडल में, और एक इनका अटैक, ठीक है ना। तो ISPK गाइज, ISPK, इंडो ग्रीक, सीथियन, पार्थियन और कुषाण, तो ये सारे के सारे विदेशी हैं। लेकिन मैंने बताया था ना, इनका हमें इनसे इशू नहीं है। क्यों, इनमें से कई भारत आए, भारत के रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया, भारत में ही रह गए, भारत के लोगों ने काम भी किया। कईयों को संस्कृत पसंद थी, कई संस्कृत में एक्सपर्ट थे, जैसे कनिष्क जो था वो बहुत बड़ा बुद्धिस्ट था, महायान शाखा को मानता था, ठीक है। तो मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश, ठीक है ना। अब मैंने कहा ना, वैसे तो ये क्षत्रिय, लेकिन कुछ उसमें शूद्र भी माना जाता है, ये था। आगे नेक्स्ट अगर आपका, इस वंश का संस्थापक जो है वो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। इसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया, जबकि इसकी दूसरी कैपिटल विदिशा थी, ठीक है, ठीक है, MP में।
कंट्रोल करने के पर्पज से। कट्टर ब्राह्मण था, ठीक है ना, इसने बहुत सारे बौद्ध मठों को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये तो सेम ऐसे ही लग रहा है जैसे कि वो शशांक का नाम सुना आप लोगों ने, वो भी शैविज्म को मानता था, हर्षवर्धन के टाइम पे पढ़ेंगे। उसने तो बौद्धि वृक्ष ही कटवा दिया, जिसमें बौद्ध धर्म को, जिसमें गौतम बुद्ध को नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पेड़ को ही कटवा दिए। वर्तमान में जो वो पेड़ है ना बिहार में, वो उसकी 6th जनरेशन है। जो ये पीपल का जो ट्री होता है उसकी लगभग 150-300 साल एज होती है, ठीक है। तो 6th जनरेशन माना जाता है, और उस पर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी लगा रखी है कि आप उसको नहीं तोड़ सकते, बस पत्ते जो गिरते हैं वो उठा के ले जा सकते हो, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, ठीक है। ऐसा आगे की बात करते हैं। इसके समय में बौद्ध पुस्तक बनी, है ना, जातक कथाएं। मैंने आपको बताया था जातक कथाएं क्या, जिसमें बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के पहले के जीवन के बारे में, उनके अवतारों के बारे में बताया गया। और क्या कह रहा है आपका, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, बहुत सारी बुक्स लिखी इसके टाइम पे, है ना। पतंजलि ने जो है वो महाभाष्य लिखा, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, ठीक है। मनु ने मनुस्मृति लिखा। अब कईयों को लगता है मनुस्मृति को लेकर भी बवाल चलता रहता है कभी कभी। मनुस्मृति ना अलग अलग टाइम पे लिखी गई बुक्स हैं, कोई एक बुक नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, इसके समय में मैंने कहा ना विदेशी आक्रमण हुए, फॉरेन के अटैक्स हुए। कौन से फॉरेन, उस समय मुस्लिम धर्म तो था ही नहीं, तो मुस्लिम के आक्रमण क्यों होंगे, है ना। तो वो जो अंग्रेज थे, है ना, देखो सुनो, अगर ये ग्लोब है ना गाइस, तो ग्लोब के ईस्ट में जो सबसे पुराना रिलीजन है वो हमारा है सनातन धर्म, और वेस्ट में जो सबसे पुराना रिलीजन है वो क्या है, यहूदी धर्म, जो इजराइल वगैरह के लोगों का, फिलिस्तीन का। और यहूदी धर्म से ही निकला क्रिश्चियनिटी, और यहूदी धर्म से ही निकला मुस्लिम धर्म, ठीक है ना। तो यमन से आक्रमण आया, ठीक है ना, और इसने जो है ना अपने बेटे इससे मिल करके इस आक्रमण को क्या कर दिया, फेल कर दिया। इंडो ग्रीक्स के आक्रमण थे ये, आगे भी अटैक हुए इनके, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था ISPK, तो पहला क्या आपका हिंद यवन, यानी इंडो ग्रीक्स की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। यवन से जो लिखा ना, ये इंडो ग्रीक्स होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले देखो सुनो, ये जो इंडो ग्रीक्स के जो आक्रमण हुए, जो विदेशी आक्रमण हुए ना, फॉरेन अटैक्स हुए, ये 2 हिस्सों में हुए। पहला जो अटैक हुआ उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, ड्रेमेटियस कर रहा था कंट्रोल, ठीक है ना। और दूसरा जो अटैक था उसको कर रहा था मिनांडर। मिनांडर इतना तेज था, वो बाहर से जाता था ना, किसी लड़ता नहीं था, कहता था कि आप अपने रिलीजन के सबसे पॉपुलर बंदों को लेके आओ, और मेरे रिलीजन के पॉपुलर बंदे को मैं, यानी कि हम लोग धर्म पे डिबेट करते हैं फिलॉसफी का, जो हार जाएगा वो उसके धर्म को अडॉप्ट कर लेगा और हार मान लेगा, ठीक है। तो ये मिनांडर जो था ये पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट हरा ही चुका था। भारत जब आया तो इसकी लड़ाई होती है, इससे डिबेट होती है, किससे, उससे नागसेन से, ठीक है ना। नागसेन से इसकी लड़ाई होती है, क्वेश्चन पूछता है, ये आंसर देता है, ये हार जाता है, तो इसको बौद्ध धर्म अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर ये बौद्धिज्म को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र सिंह को पराजित किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इस वंश के अंतिम शासक कौन था, देवभूति, है ना। ये जो आपका शुंग वंश है, इसका अंतिम शासक देवभूति है, और उसकी हत्या किसने कर दी, वासुदेव ने कर दी, और नया वंश बना दिया क्या, कर्ण वंश बना दिया, ठीक है। अब आगे कर्ण वंश की बात करते हैं, तो इसका संस्थापक वासुदेव है, इनकी राजधानी विदिशा, वही जो MP वाली विदिशा है ना, वो वाली, ठीक है। इसमें टोटल 4 राजा होते हैं, ठीक है। इस वंश का अंतिम राजा सुशर्मा है, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिमुक ने कर दी, और इसकी जगह पे सातवाहन वंश जो है वो बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आ जाता है सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है ना। तो इस वंश के संस्थापक सिमुक थे, जो मारा था, ठीक है ना। और इसका ये जो वंश था महाराष्ट्र के एरिया में ज़्यादा था, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, यही है आपका क्या, सातवाहन साम्राज्य है ये, ठीक है ना। लेकिन जो शक राजा थे उन्होंने महाराष्ट्र छोड़ने के लिए इनको जो फोर्स किया, और ये वहाँ से चले गए, ठीक है, शिफ्ट हो गए वहाँ से, ठीक है। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो गया, ठीक है। और इसका इसलिए इनको क्या कहते हैं, आंध्र सातवाहन कहते हैं, ठीक है। कई सारे वंश तो आप ऐसे पढ़ोगे ना, जैसे चालुक्य वंश पढ़ेंगे आगे हम लोग, तो वो एक ही परिवार के हैं, और एक ही परिवार में जैसा नहीं होता कि किसी को ये इलाका दे दिया, किसी को वो। तो अगर चालुक्य डायनेस्टी है, तो अगर उनका इलाका बेंगी का है तो वो बेंगी के चालुक्य हैं, है ना। अगर उनका इलाका कहीं और का, कल्याणी का है, तो कल्याणी के चालुक्य हैं। ऐसा करके एक ही के 4 भी हम पढ़ेंगे आगे। और क्या कह रहा है आपका, सातवाहनों की कैपिटल क्या थी, महाराष्ट्र। आज जो पढ़ एक बार रिवाइज करें, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है, वृद्धरथ। वृद्धरथ की हत्या करने का पुष्यमित्र शुंग,
पुष्यमित्र शुंग का अंतिम वंश ये वही पढ़ा हमने, कट्टर हिंदू था, ये था वो था, ठीक है ना। इस वंश का अंतिम राजा कौन है फिर? अब शुंग वंश का अंतिम राजा कौन है? शर्मा पक्का? शुंग वंश का अंतिम राजा कौन है? देवभूति। कौन है? देवभूति है, ठीक है ना। और देवभूति के बाद जो है आपका कर्ण वंश आ जाता है गाइस। कौन सा आ जाता है? उसका कर्ण वंश आ जाता है। कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन है? उसका फाउंडर है वासुदेव, ठीक है ना। देवभूति की हत्या कौन कर देता है? वासुदेव। उसका कर्ण वंश आ जाता, का लास्ट राजा कौन है? सुशर्मा। उसकी हत्या किसने कर दी? सिमुक ने। और नया वंश क्या बना दिया? सातवाहन। सातवाहन का फाउंडर कौन है? सिमुक। और ये कहाँ पे रहते हैं ये लोग? महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है ना। ये फिर आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो जाता है, तो इनको आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका? इनकी राजधानी महाराष्ट्र का एक इलाके में थी, प्रस्थान में, ठीक है। इनका जो सबसे फेमस, जो सबसे पॉपुलर राजा था, उसका नाम हाल था, ठीक है ना। और क्या था? इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। अब आपको जैसा नाम से प्राप्त हो रहा होगा कि इस वंश के लोग ना अपने नाम के आगे मदर्स नेम लगाते थे। गौतमी पुत्र पुलवामी, पुलवामी पुत्र ये, गौतमी पुत्र ये, तो इनके मदर के नाम है। तो इससे पता चल रहा है कि ये लोग मात्र सत्तात्मक थे, लेकिन ये सिर्फ नाम का था, सिर्फ नाम लगाते थे। किसी महिला को इन्होंने गद्दी पे नहीं बिठाया, बैठता मेल ही था, बस नाम के लिए था, टाइटल लगा रखा था, बाकी बैठता कौन था? फर्जी वाला वुमेन एम्पावरमेंट था, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर मैंने कहा ना इसी वंश का कौन आ गया? वशिष्ठी पुत्र। तो इसकी मदर का नाम क्या है? पुलमामी नाम है, वशिष्ठी इसकी मदर का नाम है, ठीक है। इसके समय में उज्जैन पर आक्रमण हुआ शकों का। अब ये शक कौन है? शक वो जो जैसे जैसे चंगेज खान के मंगोल वगैरह हैं, वैसे शक हैं, ठीक है ना। तो शकों का आक्रमण हो रहा है बार 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 बार। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। तो इंडो ग्रीक्स का तो हमने पढ़ा ना, मिनांडर वगैरह, ये डीप में भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद शकों का आक्रमण। अच्छा, ये इनके अटैक्स एक दिन के नहीं थे, कई सालों तक चलते रहे। तो शकों का अटैक चलता रहा, ठीक है। तो उज्जैन पे कई बार अटैक हुआ, रुद्रदामन इनका वो भिड़े ये लोग, ठीक है। एक बार पढ़ लो अपना लास्ट क्या करा है। इसके समय में उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व तो रुद्रदामन कर रहा था। शकों की तरफ से कौन था? रुद्रदामन था, ठीक है ना। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को हरा दिया, यानी शकों ने उसको क्या कर दिया? हरा दिया। उज्जैन वाले इलाके पे, इनका इलाका ये वाला था, ठीक है। तो शकों ने इसको हरा दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका? लेकिन वही है, इनके बीच में क्या हो गए, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इस वंश का जो अंतिम राजा है वो यज्ञश्री सातकर्णी था। यज्ञश्री इसकी मदर का नाम है और सातकर्णी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सारा का सारा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो है कौन आ गया आपका? शुंग वंश, ठीक है ना। शुंग वंश के बाद कौन आया आपका? कर्ण वंश, ठीक है। उसका सातवाहन वंश है ना। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसका आखिरी राजा कौन है? देवभूति। देवभूति किल्ड बाय वासुदेव। वासुदेव इसका आखिरी राजा कौन है? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कौन कर देता? फिर नेक्स्ट आगे ये सातवाहन वंश आ जाता है ना, ठीक है। सात वाहनों का चलता रहता है, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है और ये सब लोग आते हैं। और इसके टाइम पे शक जो है वो कामयाब हो जाता है अंदर एंटर करने के लिए, है ना। क्योंकि जो वो था आपका, भी हमने पीछे पढ़ा था ना, ये वो जो रुद्रदामन था, जो शकों का राजा था, वो पुलमामी को हराता है और आगे बढ़ जाता है, उज्जैन पे कंट्रोल करता है और आगे खत्म हो जाता है फिर ये वंश, ठीक है। तो ब्राह्मण वंश इसके बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? इसके बाद शुरू हो जाता है विदेशियों का आक्रमण, ठीक है ना। इंडो ग्रीक्स, शक, पहलव, कुषाण, ठीक है ना।
इंडो ग्रीक्स का मैंने बताया 2 फेजेस में अटैक होते हैं, ठीक है ना, हमने पढ़ा था आगे, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। हाँ जी, विदेशियों का आक्रमण, ये विदेशी कौन है, अंग्रेज वाले विदेशी हैं ये, ठीक है ना। तो 4 विदेशी आक्रमण हुए, मैंने बताया ISPK से याद रखना आप लोग, इंडो ग्रीक, शक को सीथियन भी कहते हैं, पहलव जिसको पार्थियन भी कहते हैं, और कुषाण, ठीक है। अब आ जाओ इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका मैंने कहा था ना, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का एरिया तो काफ़ी आगे तक था, और उसके जस्ट बाद फिर वो फॉरेन बाउंड्रीज शुरू होती थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य खत्म हुआ, मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, तो इन लोगों ने सोचा कि अब अंदर हम एंटर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एफर्ट लगाया किसने, इंडो ग्रीक्स ने एफर्ट लगाया, ठीक है ना। तो इंडो ग्रीक्स की बात करें तो ये हिंदू कुश पर्वत है ना, जो ऊपर वाला एरिया है भारत का, वहाँ से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैक्ट्रिया से, बैक्ट्रिया के समीप था, बैक्ट्रिया के शासक भी कहते हैं इनको। और क्या कह रहा है आपका, ये जो इंडो ग्रीक्स है ना, इनके 2 फेजेस में अटैक हुए। इंडो ग्रीक्स से जो अटैक्स हुए ये 2 फेजेस में, वो 2 चरणों में हुए, ठीक है। पहला जो था उसमें ड्रेमेटियस ने अटैक किया 183 BC में, ठीक है ना, और पंजाब को जीता, कुछ इलाकों को भी जीता, ठीक है। ड्रेमेटियस वंश की स्थापना भी की, ठीक है। इसके बाद उसमें अगला शासक था मिनांडर, ठीक है। तो अगला राजा कौन बना, मिनांडर बना, ठीक है। इसने, हमें पीछे पढ़ा ना हमने, इसने सुंग वंश का राजा था, कौन, पुष्यमित्र सुंग पर आक्रमण किया था, लेकिन पराजित हो गया था ये, ठीक है। मिनांडर बौद्ध भिक्षुक नागदेन से इसने डिबेट किया था, मैंने कहा था कि जहाँ भी जाता था फिलॉसफी वालों से डिबेट करता था, ठीक है। और बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया, ये हार गया था। कौन हार गया था, मिनांडर हार गया था, ठीक है। और इनकी जो डिबेट है किसकी, नागसेन की और मिनांडर की, ये एक बुक में लिखी हुई है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है मिलिंद पानहो, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ चला गया, लिख लेना आप लोग, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मिलिंद पानहो, ठीक है। मिलिंद पानहो में क्या है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, मिलिंद जो क्वेश्चन पूछे थे किससे, नागसेन से, तो उनका डिबेट जो है उस बुक में मिलता है। आगे की बात करते हैं, दूसरा फेज। पहला फेज में हमने क्या पढ़ा था, पहला फेज में हमने पढ़ा किसका अटैक था, ड्रेमेटियस का, जिसमें मिनांडर आया। दूसरा फेज आया जिसमें कौन था, यूक्रेटाइडिस, ठीक है। इसने तक्षशिला वाला जो इलाका था उसमें यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की, ठीक है। और हेलियोडोट्स आया इसमें, ये वैष्णव धर्म को मानता था। मैंने कहा था ना इनके साथ ज़्यादा इशू नहीं था हमारा, ये धर्म वही मानते थे जो हमसे इंप्रेस हो जाते थे। कोई बौद्ध धर्म मान रहा है, कोई शैव धर्म मान रहा है, ये सारे अंग्रेज ही। और ऐसा नहीं कि ये मान करके उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ना, न्यूट्रल भी हैं, सेकुलर हैं, ठीक है ना। मौर्योत्तर काल में गए, मतलब कि लेटर मौर्य पीरियड में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी कौन थे, शक थे। पहले थे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स कितनी कैटेगरी में भाई, दो कैटेगरी में। पहला कैटेगरी क्या था, ड्रेमेटियस, ड्रेमेटियस के बाद नेक्स्ट जगह था मिनांडर। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था आपका वो वाला है ना, कौन सा वाला था, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम से क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिख जाए तो थोड़ा सा अवेयर रहना आप लोग। दूसरा जो चरण था ना उसमें आपका यूक्रेटाइडिस आया था, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद वो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। अब इंडो ग्रीक्स ने अपनी यहाँ पे एक वो बना लिया, इसके बाद नया एम्पायर आ जाता है क्या आपका, शकों का, ठीक है ना, सीथियंस का। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये ना मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये चारवाहे के उसमें आए थे, मतलब कि मतलब चारवाहा क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्रेजिंग लैंड की जगह में, तो अपने पशुओं को चराने के लिए आए थे, ऐसा करते चराते चराते इन्होंने कब्जा ही कर लिया, ठीक है ना। तो ये जब भारत में आए ना, ये कौन तक, तो ये भारत में 5 जगह पे ये स्टेबल हुए, अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक, है ना। अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक, ठीक है ना। अब मथुरा को, अब ये जो शक है गाइस, ठीक है ना, शकों के बारे में और पढ़ते हैं। और क्या कह रहा है आपका,
मथुरा के राजा शक शासक राजुल को मालवा के शासक ने, ध्यान से सुना आप लोग, मथुरा के शक राजा किसका क्या नाम था उसका, राजुल को। मालवा का शासक, ये भारतीय शासक है, इसने 57 BC में जो है उसको क्या कर दिया, हरा दिया। और एक उस समय ट्रेंड था कि जो शकों को हराएगा ना वो टाइटल ले लेगा विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य इज नॉट अ नेम बट अ टाइटल, जैसे मेजर है, ब्रिगेडियर है, वैसे ही। तो इतिहास में टोटल नंबर ऑफ विक्रमादित्य कितने हैं, 14। कितने हैं विक्रमादित्य? इसमें सबसे पॉपुलर है गुप्ता एम्पायर का चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, सबसे फेमस है जो, ठीक है। तो इसने शकों को हराया, किसने, मालवा का शासक था 57 में। अब चूंकि इसने शकों को हरा दिया तो इसने जो है, इसने अपना एक कैलेंडर बना दिया जिसको शक संवत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले मानती थी गवर्नमेंट इसको, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये आएगा अभी, ठीक है। अच्छा, और क्या बात करते हैं, ये तो चलो ठीक है, वैसे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। एक ना स्कंदगुप्त एक व्यक्ति हुआ था गुप्ता एम्पायर में, उसने सुदर्शन झील को ना रिपेयर करवाया था। सुदर्शन झील कौन सी झील है, ये गुजरात में पड़ती है गाइस। कहाँ पे पड़ती है ये, गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और ये सुदर्शन झील पता है एक्चुअली किसने बनाई थी, ये मौर्यंस ने बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी। वर्तमान में भी है ये, करंट में भी है, ठीक है। उसको रेनोवेट किया था इसने, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने बताया शकों की लड़ाई चल रही है धीरे धीरे, पहले इंडो ग्रीक्स आए, उसके बाद ये शक वगैरह आए, ठीक है। तो शकों की लड़ाई एफर्ट चल रहा है, बाद में शक जीत जाते हैं। और शक जीतने के बाद जो है क्या करता है, इन्होंने जो है ना एक ना कैलेंडर जारी किया था, ठीक है। कब जारी किया इन्होंने, 78 AD में आ चुके हम लोग, ठीक है ना। हम लोग वो BC वाले एरिया को क्रॉस करके 78 AD में आ चुके हैं। और ये कनिष्क ने कैलेंडर जारी किया था, ठीक है। शकों में सबसे पॉपुलर राजा कौन है, कनिष्क है। इसने कौन सा धर्म अपना रखा है, इसने बुद्धिज्म अपना रखा है। बुद्धिज्म में भी कौन सा महायान का पार्ट है ये, महायान, हीनयान महायान पढ़ा था। तो महायान थोड़ा सा रिलैक्स है, उसमें नॉनवेज खाने की परमिशन है, उसमें ज्वेलरी पहनने की परमिशन है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। तो इसने कैलेंडर जारी किया जिसका नाम था क्या, तक संवत, ठीक है, 78 में इसने जारी किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में तीसरा वंश जो आया था वो पहलवों का आया था, पार्थियंस का आया था शकों के बाद, ठीक है ना। तो पार्थियन एम्पायर कुछ इतना बड़ा था, ठीक है। अब ये ईरान और पर्सिया के थे, ठीक है, जिनकी वजह से इनको कहा जाता था। इनकी राजधानी पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर कहते हैं। ये कई बार पहले आ चुका है SSC में, वर्तमान में मैंने नहीं देखा है, लेकिन क्या पता, ठीक है। तो ये जो पहलव है, पहलव की राजधानी क्या है, पेशावर, जो पाकिस्तान वाला इलाका है। वो चाहते हैं यहाँ पे बैठ के हम इसको भी कंट्रोल कर ले हम, ठीक है ना। सब ऐसा सोचते हैं। जैसे MBT मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है कि मैं दौलताबाद बैठ के नॉर्थ इंडिया भी कंट्रोल कर लूँ और साउथ इंडिया भी कंट्रोल लूँ। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब ये गुप्ता के बाद जो ये पुष्यमित्र शुंग आया था, इसने पाटलिपुत्र बनाया, इसने विदिशा भी बनाया। विदिशा बनाने क्या है, बाउंड्री को वीक छोड़ेंगे तो बाउंड्री इन्वेड हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या कह रहा है आपका, उसके बाद पहलव आ गए, ठीक है ना। तो पहलव का जो संस्थापक है वो मिथ्रेडेटस था, ठीक है। और इसका सबसे योग्य शासक, सबसे जो बढ़िया शासक था, उसका नाम था गोंदो फर्निश, ठीक है। इसकी डिटेल हमें कहाँ से मिलती है, तो पाकिस्तान में का एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें, उसमें इसके बारे में मिलती है, जिसका नाम है तख्ते बही, ठीक है। और ये खरोष्ठी लैंग्वेज में जो है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इसके समय में ईसाई धर्म का प्रचार जो हुआ, देखो ईसा मसीह का तो जन्म हो चुका है ना, तो प्रचार किस धर्म का होगा, ईसाई धर्म का होगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़े उस समय के जो ईसाई धर्म के संत थे, सेंट थॉमस, वो भारत आए, ठीक है। और पहली बार ये प्रसार जो है भारत में शुरू हुआ। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद कौन आता है, कुषाण की बात करते हैं। कुषाण मौर्योत्तर काल में कुषाण आक्रमण करते हैं, सबसे लास्ट में चौथे हैं ये, इंडो ग्रीक, सीथियन, पहला और कुषाण, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया से, चीन वगैरह से आए थे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह इलाके से, ठीक है। और इनकी भी 5 कबीले थे वहाँ पे, जहाँ से ये आए थे ना, वहाँ पे उनके 5 कबीले से, उसमें से एक कबीला जो था ना, 5 में से एक भाग जो है कुषाणों का था, वो यहाँ पे आया था। आगे की बात करते हैं। कुषाण वंश का भारत में संस्थापक कौन है, कुजुल कटफिसिस। और क्या नाम है इसका, कुजुल कटफिसिस। इन्होंने यहाँ पे तांबे के कॉइन चलाए, ठीक है ना, कॉपर के कॉइन्स लाए। और आप इनके कॉइन्स को देखो जरा ध्यान से, इनके पास जो हथियार है वो किस टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये त्रिशूल जैसे ना।
तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इनका रिलीजियस मैटर क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये शैव धर्म को मानने वाले थे। इसका प्रमाण उस सिक्के से मिलता है जिसमें इनको त्रिशूल कुजुल कटफिसिस को क्या कर दिया, सिक्का पहन के दिखाया हुआ है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है क्या, दूसरी तरफ जो है नंदी महाराज की आकृति बनी हुई है, बैल की आकृति बनी हुई है, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या कह रहा है आपका अगला शासक जो है, पहले आया कुजुल कटफिसिस, फिर आया विम कटफिसिस। नाम इनके ऐसे ही हैं, ठीक है ना। इसको इसका वास्तविक एक्चुअल, क्योंकि इसके समय में ग्रो हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये शैव धर्म को ये भी मानता था, क्लियर कट, ठीक है। और इसने महेश्वर की टाइटल भी लिया, ठीक है ना। इसके सिक्कों पे एक तरफ खरोष्टी लिपि में इसका नाम लिखा हुआ था, दूसरी तरफ शिव और पार्वती की त्रिशूल की आकृति में फोटो वगैरह बनी हुई थी। आगे की बात करते हैं। कुषाण वंश का सबसे फेमस राजा कौन हुआ, कनिष्क हुआ, बहुत फेमस। इतना फेमस हुआ कि इसने आगे चलकर जो है ना भारत के, आप खुद देख लो कितना सारा इसके बारे में पढ़ना है हमने, लेकिन आप देखोगे कि वर्ल्ड जो मैप आप देखते हो उसमें, तो वर्ल्ड मैप में मान के चलो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, एक मिनट के लिए अफ्रीका इंडिया मान लेते हैं, तो ये भारत पे अटैक करता ना। ये जो कनिष्क है, इसने ऊपर जाके जो सिल्क रूट चल रहा था ना, ईस्ट एशिया से लेकर सेंट्रल, उस सिल्क रूट पर जाके इसने जो है कैप्चर कर लिया था। और जो सिल्क रूट से जो गुजरेगा वो टोल टैक्स देगा, वही वाली कहानी चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस वंश का सबसे फेमस राजा कौन है, इस वंश का सबसे फेमस राजा है कनिष्क, ठीक है। अब ये कब राजा बनता है, 78 ईस्वी में बनता है, ठीक है ना। और जब ये इसमें बनता है तो इसने जो है क्या कर दिया, आपका शक संवत चला दिया, ठीक है ना। इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाई, वही जो पुरुषपुर थी ना, लेकिन इसने जो अपनी कल्चरल जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। क्या लग रहा है किस धर्म को मानता होगा ये। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध जिस भिक्षा पात्र में मांग के खाते थे ना, वो भिक्षा पात्र वहां से, देखो सुनो, समय के साथ एरिया डेवलप होते हैं, ठीक है ना। पहले मगध जरूरी था, अब मगध हटते जा रहा है, ये मगध में जाके छीन के लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद अभी गुप्ता एम्पायर आएगा, कन्नौज को इंपॉर्टेंट बना देंगे। कुछ टाइम बाद जब ये मुस्लिम अटैक आएगा तो पेशावर मुल्तान को इंपॉर्टेंट बना देंगे, ठीक है। बाद में दौलताबाद साउथ की तरफ इंपॉर्टेंट, तो जो समय के साथ चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये जाता है, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र जो है पाटलिपुत्र से ले आता है, ठीक है। और इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने एक व्यक्ति भी लाता है अपने साथ, वो वहाँ का दार्शनिक ले आता है, ठीक है। और वो उसको अपने राज्य में जो है ऑफिशियल पोएट का, रॉयल पोएट का दर्जा देता है, ठीक है। अब तो आपको हमने पढ़ा था ना IVP के याद है, सॉरी RVP के याद है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, है ना। तो कुंडलवन कहाँ पे, कुंडलवन ये, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम पे होती है। तो बुद्ध को मानने वाला, बुद्ध की वो क्यों ला रहा है, वरना तो वो पुष्यमित्र सूंग की तरह ना कटवा देता, सारे स्तूप तोड़वा देता अगर इंटरेस्टेड नहीं होता। तो ये बुद्धिज्म को मानता है। और बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति हम देखते हैं ना, उसको कहते हैं गांधार शैली या मथुरा शैली। वो उसका कारण ही यही व्यक्ति है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ आज बन रही हैं वो सबसे ज़्यादा इसी के टाइम पे बनी है, और वो जो डिज़ाइन अभी तक चल रहा है वो इसी के टाइम का है, ठीक है। तो बौद्ध सम्मेलन इसके समय में हुआ, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है इसके समय में, ठीक है। तो उस समय ये राजा है ना, और उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था करता है। अध्यक्ष उसका बनता है वसुमित्र और उपाध्यक्ष बनता है क्या, अश्वघोष, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। आगे और क्या कह रहा है आपका, इसी के समय में बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा रिलैक्स है, इसमें थोड़ा सुविधाएं इसमें, ठीक है। तो कनिष्क किसको फॉलो करता है, क्योंकि ये राजा है तो उसको कुछ सुविधाएं भी चाहिए, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा है, इसमें भिक्षुक सोने के आभूषण वगैरह पहन सकते हैं, मांस वगैरह खा सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। कनिष्क के दरबार में कौन कौन लोग, आपको पता है, राजा महान तब कहा जाएगा जिसके कोर्टियर्स महान होंगे, जिसके दरबारी महान होंगे। तो इसमें पाशर्व है, वसुमित्र है, अश्वघोष है, नागार्जुन है, चरक है, ठीक है ना। कोई मेडिकल साइंस है, कोई एस्ट्रोलॉजी से है, कोई एस्ट्रोनॉमी से है, कोई जियोलॉजी से है ना, इस तरीके से चलता है ये, ठीक है। अश्वघोष ने एक बुक लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र, ठीक है ना, लाइफ ऑफ बुद्धा। चरक ने क्या लिखा, ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। तो फिजिशियन है ये, डॉक्टर है, ठीक है। तो इसने बुक लिखी चरक संहिता। आगे नेक्स्ट क्या आपका, इसके जो नागार्जुन है गाइस, इसको भारत का क्या कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं, है ना। सापेक्षता का सिद्धांत दिया, है ना, और बाकी चीजें। नागार्जुन बौद्ध धर्म में शून्यवाद को जानते थे, ठीक है। शून्यवाद क्या है ये तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है।
वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविवाह सूत्र लिखा। वसुमित्र था इनके टाइम पे, उसने ये भी लिखा। इसको क्या कहते हैं? इसको बौद्धों का डिक्शनरी कहते हैं इस बुक को। ठीक है, सारे काम बुद्धिज्म पे हो रहे हैं। ये खुद भी बुद्धिज्म को मानता था, जबकि इसके सेंटर्स जो है वो वैष्णव धर्म को मान रहे थे या शैव धर्म की फोटो छपवा रहे थे सिक्कों के ऊपर। और क्या कह रहा है आपका? इसने इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2024 में लास्ट फैब में ना वो ICAR का एग्जाम हुआ था, साइंटिस्ट वाला जो था ना ICAR का, उसमें क्वेश्चन आया था सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कहाँ पे चले? कनिष्क है ना, कुषाणों के कनिष्क के टाइम पे। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चले गुप्ता एम्पायर में। सबसे ज्यादा क्वांटिटी की बात करें तो गुप्ता एम्पायर, अगर क्वालिटी की बात करें तो इसके टाइम पे जारी किए गए। ठीक है ना। तो अच्छा देखो, मथुरा में कनिष्क के सिक्कों का ढेर मिला हुआ है, इस टाइप के सिक्के मिले हुए हैं, जिसमें कनिष्क ने एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया है। ठीक है ना, सैनिक को एक वेशभूषा में दिखा रखा है, ऐसा बताते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे पहले नाशपाती की खेती जो है वो कनिष्क के समय में हुई। ये भी एक तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण की कला काफी विकास में आई। कौन सी मूर्ति निर्माण? गौतम बुद्ध वाली। ठीक है, तो आगे देख लो और क्या कह रहा है आपका। बस खत्म, तो बस यही है। बाकी मैं एक दो चीजें बता देता हूँ। वही मूर्ति निर्माण जिसको मथुरा शैली कहते हैं। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है। शैली का मतलब क्या हो गया आपका? देखो सुनो, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स बनते हैं उसको कहते हैं नागर शैली। ठीक है ना। साउथ इंडिया में जो टेम्पल बनते हैं उसे कहते हैं द्रविडियन शैली। ठीक है, आर्ट, हाँ आर्किटेक्ट वाला। ठीक है, इस्लाम वाले जो बना रहे हैं वो इस्लामिक आर्किटेक्ट पे है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा भी फोर्ट है जो इस्लामिक और इंडो ग्रीक्स के कोऑर्डिनेशन में बना हुआ है, जो कि तुगलकाबाद फोर्ट। ठीक है ना, वो इस्लामिक और इंडो ग्रीक्स अंग्रेजों का दोनों को मिला के है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। थैंक यू सो मच।